Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll be continuing with the next part of our chapter number 3 of history and we'll learn about Blue Rebellion and its aftermath. Today's video we'll be learning about the Blue Rebellion and after what happened. Okay, so this chapter is basically the ruling in the countryside, right? Here we have studied how Britishers came towards the countryside and how they introduced various land reform system, what were the crops they were asking the peasants and what is the story behind the color indigo, right? Now, जब हम इंडिगो के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिगो हमें पता है it's a blue color crop which is used for the purpose of dyeing clothes, right? Therefore, blue rebellion आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा, blue मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिगो क्रॉप की बात करेंगे, okay? And rebellion क्या होता है? Rebellion is when most of the population stand against a cause. सब इकट्ठा होके किसी एक चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे. That will be called as a rebellion. तो आज हम पढ़ेंगे ब्लू रेबिलियन कि ब्लू रेबिलियन किसको कहते हैं, क्यों हुआ, what were the reason, okay? और कौन सी प्लेस पे हुआ and why this event is important in the history of India. Apart from that, we'll also study what happened after this blue rebellion. क्या changes आए, क्या लोगों ने इंडिगो उगानी बंद कर दी थी, क्या लोगों ने इंडिगो फिर भी उगाई. So what was the scenario after the blue rebellion? Okay, now coming on to this video, as we all know, we are talking about a rebellion which happened in the region of Bengal. बंगाल के रीजन में एक रेबिलियन हुआ था in March 1859. The dates are very important. Okay, so learn it. 1 mark में भी आ सकता है. When did the blue rebellion happen? Where did it happen? When did it happen? Okay, so the dates are very important. It happened in Bengal in March 1859 when the Rohits, who are the Rohits? The farmers, the peasants. When the Rohits refused to grow indigo, जब farmers मना कर रहे हैं कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे. In my previous video, I have shared several problems regarding to the system of cultivation. क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो इंडिगो की जब खेती करते थे तो वो लोन लेके खेती करते थे, राइट? और लोन का साइकिल चलता रहता था, उस चीज से कभी वो बाहर नहीं आ पाते थे. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, ना लैंड थी और ना ही उनके पास इन्वेस्टमेंट था. ओके, और क्या प्रॉब्लम हमने देखी, ये प्रॉब्लम देखी कि जो इंडिगो थी वो फर्टाइल लैंड पे उगाई जाती थी और फर्टाइल लैंड पे इंडिगो उग जाएगी तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी राइस की, चावल की खेती नहीं कर पा रहे. ओके, सो आफ्टर ऑल दोज ऑफ द प्रॉब्लम्स, नाउ द फार्मर्स और द रॉयट्स इन मार्च 1859 started refusing to grow indigo. उन्होंने रिवोल्ट किया. In March 1859, the Rohits not only refused to grow indigo, but also they refused to pay the rent to the planters. उन्होंने क्या मना किया, ना ही तो हम कोई अपनी जमीन के रेंट देंगे तुम्हें, हमारी जमीन है, हम हमारी जमीन के रेंट क्यों दे तुम्हें, ऑल्सो ना ही हम इंडिगो उगाएंगे. तो यहाँ फार्मर्स ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि अब वो बड़े गुस्से में थे एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल, राइट? तो उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड अटैकिंग द इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड, बोज एंड एरोज. उन्होंने क्या करना शुरू किया, जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी नियर अराउंड, सारी फैक्ट्रीज पे जाके अटैक किया, तलवार लेके गए, तीर लेके गए और इन सब चीजों से उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री पे हमला करना शुरू कर दिया. एंड एट दिस टाइम देयर वर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु वर विलिंग टू वर्क फॉर ब्रिटिशर्स एट दिस टाइम ऑल्सो. कुछ फार्मर्स ऐसे थे, कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जिनको पैसों की जरूरत रहती थी और उन्होंने बोला कि हम तो भाई काम ही कर लेंगे, इससे अच्छा रिवॉल्ट में कुछ नहीं रखा है, कहाँ से पैसे लाएंगे. तो वो लोग ब्रिटिशर्स के लिए, प्लांटर्स के लिए उनके खेत में काम करते थे, ठीक है. एंड दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड. मतलब जो उस टाइम पे प्लांटर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे थे, उनके कहने पे सारी खेती कर रहे थे इंडिगो की, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया. मतलब उनको सोसाइटी में बॉयकॉट कर दिया, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनसे कोई रिलेशन नहीं है,
वो उनसे कोई भी किसी भी तरह का तालमेल नहीं रखेगा। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज द गोमस्थास। ओके, इस स्टोरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप पढ़ोगे अभी, गोमस्ता। गोमस्ता कौन है? दीज आर दी ऑफिसर्स। ओके, किन के ऑफिसर्स? ब्रिटिश पीपल के, हु यूज्ड टू कम एंड कलेक्ट द रेंट। जो आते थे फार्मर्स के पास क्या करने? रेंट कलेक्ट करने। ओके, भाई रेंट दो। दीज गोमस्तास वर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ओके, तो ये जब रेंट कलेक्ट करने आते हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेबिलियन का टाइम पढ़ रहे हैं, तब लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ओके, सो एट दिस टाइम व्हेन द गोमस्थास हु केम टू कलेक्ट द रेंट, दे वर आल्सो बीटन अप बाय द फार्मर्स। फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने गोमस्ता को भी पीटना शुरू कर दिया। गोमस्ता गए फार्मर्स के पास, रेंट दो भाई तुम। रेंट तो दिया नहीं फार्मर्स ने, बदले में गुस्से में उन्होंने इन ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिनको हम गोमस्तास बोलते हैं, उनकी पिटाई कर दी कि भाग जाओ, हम कोई रेंट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते होगे कि एक रिवोल्ट की तैयारी हो चुकी है, बेस बन चुका है। पीपल आर नाउ रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। व्हाट डिड द फार्मर्स से? दे सेड नॉट टू सो इंडिगो, नॉट टू बी बुलिड बाय प्लांटर्स लठियाल। उन्होंने बोला ना तो हम इंडिगो की खेती करेंगे और ना ही कोई आके हमें डरा सकता है, बुली कर सकता है। बुली कौन करने आते? जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लठियाल्स रखते थे। लठियाल कौन है? पीपल जिनके पास बहुत बड़े बड़े लठ। ओके, लठ मतलब क्या होता है? डंडे। ठीक है, तो जो नहीं बात मानता था ब्रिटिशर्स, उनकी लठियाल से पिटाई करवा देते थे। तो लठियाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लठ। ओके, जो डंडे होते हैं, बड़े बड़े मोटे डंडे। तो फार्मर्स ने बोला ना तो हम इन लठियाल से डरते हैं, ना ही ये लठियाल हमें आके बुली कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं कि रेंट पे करो, और ना ही हम किसी भी कंडीशन में इंडिगो की कल्टीवेशन करने वाले हैं। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेस कि क्या कुछ हो रहा था उधर, ओके, कि क्या कुछ लोगों ने एज अ रिवोल्ट के टाइम उन्होंने स्टेप्स लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वर द रीजंस फॉर रेबिलियन। रेबिलियन क्यों हो रहा था, क्यों लोग रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द सिस्टम? पहले रीजन क्या है? पहले ये समझो बैकग्राउंड क्या है। जो सिस्टम था, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज अ वेरी ऑप्रेसिव सिस्टम। ऑप्रेसिव मतलब उनको दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, in order to control all the peasants and ask them to work on their line, their condition. Okay, अगर कोई आपको कोई सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, एंड इंस्टेड आई ट्राई एंड ऑप्रेस यू पीपल। कैसे? खुद से पढ़ो, टेस्ट भी खुद ही दोगे, समझो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई फिर आवाज उठाता है, स्टार्ट बीटिंग यू गाइस, तो क्या लगेगा कि कैसी टीचर है, कुछ पढ़ाती नहीं है और सिंपली अपना डर से हमें ऑप्रेस कर रही है, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करती है और हमें बोलती है। सिमिलरली यहाँ भी सेम हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पीजेंट्स को ऑप्रेस करने की कोशिश की। उनके पसंद से उनको खेती नहीं करने दे रहे थे। दे वर नाउ फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो, अपने ही लैंड पे रेंट दो। तो ये सब जो हो रहा था, दिस वॉज वेरी सफोकेटिंग फॉर द इंडियन फार्मर्स। नाउ दिस सिस्टम being very oppressive gave power to peasants to rebel at this point of time, which was March 1859. इन सब से परेशान होके ड्यू टू दिस सफोकेटिंग सिचुएशन, peasants को लगा भाई इट्स द टाइम टू स्पीक अप फॉर द राइट। अगर ऐसे ही चलता रहा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट हियर ऑन आवर लैंड, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम मार्च 1859 पे रेबिलियन होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड इट, कि क्या क्या रीजंस थे। अगर कोई भी बड़ा रिवॉल्ट होती है, फाइट होगी, वॉर होगा, ठीक है, तो कुछ तो सोच समझ के लोग करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस सोचा आज हमें वॉर करना है तो हम वॉर करने चले जाएं, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले पूरी प्लानिंग होती है, पहले कंडीशन देखते हैं क्या जो सराउंडिंग में कंडीशन है उनको फेवर करेगी। तो सिमिलरली यहाँ ऐसी क्या चीजें लगी कि पीजेंट्स को लगा कि अभी ये राइट टाइम है आवाज उठाने का और हमें अभी सपोर्ट भी मिल सकता है। लेट्स सी द रीजन। The reason number one here for the rebellion is the Indigoroids felt that they had the support of local zamindars and the village headmen.
व्हेन वी वर डूइंग वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मैंने आपको क्या बताया था, जो डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम आए थे उसके चलते कई बार ब्रिटिशर्स फार्मर्स पीजेंट से ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे, और एट टाइम्स क्या करते थे, विलेज हेडमैन को ही प्रेशराइज करते थे कि पूरा विलेज से रेवेन्यू तुम कलेक्ट करके दोगे। ओके, लेकिन अब क्या टाइम था, इंडिगो फार्मर्स ने देखा, इंडिगो रॉयट्स ने देखा कि जो वहाँ के लोकल जमींदार हैं और जो विलेज का हेडमैन है, जो उनका गांव का मुखिया है, इवन दे वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, और वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि फार्मर्स एज वेल एज द जमींदार्स एंड द विलेज हेडमैन वर अनहैप्पी विद द ग्रोइंग स्टेटस ऑफ प्लांटर्स। हमने तब लैंड रेवेन्यू सिस्टम किया था, इनिशियली ब्रिटिशर्स ने बीच में मिडिल मैन रखे थे, उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, कलेक्ट करो और कुछ हिस्सा प्रॉफिट का देते भी थे। लेकिन लेटर स्टेज पे हमने देखा जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था उसके चलते वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लग गए थे, तो अब मिडिल मैन और लोकल जमींदार्स का रोल खत्म हो गया। तो अब उनको गुस्सा चढ़ रहा था कि अब हमारी इनकम कहाँ से होगी, हमारे तो कोई रोल ही नहीं है। Therefore, both the farmers as well as the local zamindars were unhappy with the growing status or the growing powers of the planters. तो आपको दो रीजन पता चल गए, एक तो फार्मर्स को लगा कि जमींदार भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड हमारा कॉज ठीक है, दूसरा फार्मर्स और जमींदार दोनों ही किस चीज से परेशान थे कि प्लांटर्स के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। एंड थर्ड रीजन फॉर द रेबेलियन वाज Indigo peasants also imagined that British government will also support them. How funny, right? तो आपको भी लग रहा होगा ये क्या पॉइंट बोल दिया। Peasants को ऐसा क्यों लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ रूल कर रहे हैं, वो जो ब्रिटिश सरकार है वो भी उनकी मदद करेगी और सपोर्ट करेगी टू गेट रिड ऑफ द रूल ऑफ प्लांटर्स। ऐसा क्यों लगा, देखते हैं उनको कहाँ से लगा कि पीजेंट्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। क्या होता था ना, इससे पहले हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1859 है ना, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक रिवॉल्ट के बारे में बताया है हमेशा से, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उनको कहाँ से साइंस मिले कि जो पीजेंट्स को सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का। लेट्स सी द बैकग्राउंड हियर। क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर वरीड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी हम कौन सी टाइम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 8 मार्च 1859, राइट। तो इससे पहले एक मेजर रिवॉल्ट हो चुका था इंडिया के अंदर, विच इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है एंड विल बी स्टडिंग अबाउट दिस रिवॉल्ट इन आवर कमिंग चैप्टर नंबर 5, राइट। बस अभी आप ये समझ लो, मैं अपने फर्स्ट चैप्टर से आपको बताती आ रही हूँ कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों इंपॉर्टेंट है, because this event marked as the first war of independence in India। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर करते हैं। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्या कुछ हुआ, क्यों ये रिवॉल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, राइट। लेकिन अभी इतना समझना कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में हो चुका था 1857 में। अब 2 साल बाद क्या हो रहा है, यहाँ ब्लू रेबिलियन हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स थोड़े से टेंशन में थे कि एक तो इतना बड़ा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, अगर ऐसे ही लोग रिवोल्ट करते रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबिलियन। भाई 1857 के कुछ साल बाद ही तो लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, आवाज उठानी शुरू की, तो उनको लगा कि हो सकता है कि यहाँ एक और बड़ा रेबिलियन हो जाए, ओके, एक और बड़ा रिवोल्ट हो जाए। इसलिए क्या करते थे उस टाइम पे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के, ही यूज्ड टू टूर द रीजन, आके हर रीजन में चक्कर लगा के जाते थे, नोटिस करते थे क्या कुछ हो रहा है रीजन में। लेकिन फार्मर्स को क्या लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज केयरिंग फॉर देम, उनकी देखभाल के लिए वो डेली हर बार रीजन को चेक करने आते हैं क्या कुछ चल रहा है, सब चीजें फंक्शन ठीक से हो रही हैं कि नहीं। एंड दे परसीव्ड इट एज अ साइन ऑफ सिंपैथी, और उन्होंने सोचा कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि प्लांटर्स का रूल खत्म हो जाए एंड दे विल ऑल्सो सपोर्ट अस इन द कॉज ऑफ दिस रेबिलियन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको फार्मर्स को गलतफहमी कैसे हुई कि ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करेंगे, तबकि एक्चुअल केस क्या था, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कोई भी एक अनदर बिग रेबिलियन हो और उनके लिए मुश्किल हो जाए या रूल करना। ओके, तो दिस लेड टू अ कंफ्यूजन in the farmers' mind that Britishers would support them. And the fourth reason for the rebellion was the wrong interpretation of the magistrate Ashley Eden notice. अब आपको क्या समझ में आया कि उस टाइम जो मैजिस्ट्रेट, जो जज था, कौन था उधर बंगाल में, एशले एडन, इन्होंने एक नोटिस निकाला था इस टाइम पे। और नोटिस क्या था वो, he issued a notice stating that Royals would not be compelled to accept the Indigo contract. उन्होंने बोला कि कोई भी रॉयल्स को या फार्मर्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अब यहाँ क्या हुआ था, एक्चुअल चीज क्या थी, इस नोटिस के पीछे, जज और मैजिस्ट्रेट एशले एडन के नोटिस के पीछे एक्चुअल क्या चीज थी, क्या रीजन था, उन्होंने क्यों ये नोटिस निकाला। उन्होंने इसलिए निकाला था ताकि पीजेंट कि ब्रिटिशर्स जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो पीजेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रख रही है। ओके, जस्ट टू गिव अ कैंडी इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स, सिर्फ उनको बहला फुसला रहे थे एक नोटिस निकाल के। लेकिन टॉपिक का हेडिंग क्या है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एशले एडन्स नोटिस। यहाँ लोगों ने, पीजेंट्स ने इस नोटिस को गलत इंटरप्रेट किया। कैसे, उन्होंने इस नोटिस को कैसे लिया कि वाओ, इवन द जज और द मैजिस्ट्रेट हु इज सच अ बिग पर्सनालिटी, जो इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी हमारे सपोर्ट में है और बोल रहे हैं कि कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जैसे हमने पढ़ा ब्लू रेबिलियन में, स्टार्टिंग में लोग क्या कर रहे थे, दे वर अटैकिंग द इंडिगो फैक्ट्रीज, दे वर नाउ ऑल्सो अटैकिंग द ऑफिशियल्स नोन एज गोमस्थास। प्लांटर्स से कोई उनको डर नहीं था, सारे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दिए। दैट वॉज ऑल अबाउट द ब्लू रेबिलियन एंड दीज वर द रीजन्स फॉर द रेबिलियन। ओके, तो रीजन्स को जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे। नंबर 1 रीजन वॉज, एक तो उनको लगा पीजेंट्स को क्यों राइट टाइम है, क्योंकि इनके पास लोकल जमींदार और जो विलेज हेडमैन थे उनका सपोर्ट है। ओके, उनका सपोर्ट क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट वांटेड द पावर ऑफ द प्लांटर्स टू ग्रो डे बाय डे। थर्ड क्या उनको सपोर्ट लगा कि उनको इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। क्यों, क्योंकि उससे पहले एक रिवॉल्ट हुआ था, उसके चलते सरकार घबराई हुई थी। उसके चक्कर में उनका जो लेफ्टिनेंट था गवर्नर, वो डेली और रेगुलरली वहाँ सर्वे करने आता था क्या कुछ चल रहा है, ये सब। उन्होंने उस चीज़ को एज अ साइन ऑफ सिंपैथी ले लिया और गलत समझा। ब्रिटिशर्स तो अपने मतलब से आते थे ताकि कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो रही है उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स केयर फॉर देम। एंड लास्टली उन्होंने मैजिस्ट्रेट एशले एडन का नोटिस भी गलत समझा। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे, क्या दिखाने के लिए, दैट दे केयर फॉर इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को डिकोड करो, अच्छे से समझो, तो आपको इनके पीछे ब्रिटिशर्स का सेल्फिश मोटिव दिखाई देगा, जैसे कि इस नोटिस के पीछे भी था। सो दिस वर द रीजंस फॉर द रेबिलियन। तो अभी तक हमने पढ़ा ब्लू रेबिलियन क्या था, कहाँ हुआ और क्या कुछ हुआ, क्या रीजंस थे। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट वाज द आफ्टरमाथ, भाई इसके बाद क्या हुआ। ओके, इसके बाद ये हुआ कि 2 साल पहले जो 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, उसके अंदर हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंस मिलते मिलते चूक गए थे हम। ओके, और उस रिवॉल्ट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझना, ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे एक्सेट्रा, ये लोग सब इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था इन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाया था। और ऊपर से अब फिर से 2 साल बाद बंगाल में एक नई चिंगारी उठी थी रेबिलियन की। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल्स, जो लोग पढ़े लिखे थे और जर्नल्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स लिखते थे, उन लोगों ने सोचा कि फिर से एक उम्मीद जागी है कि लोग शायद अब इंडिपेंडेंस लेके ही रहेंगे। Therefore, the intellectuals started writing extensively.
उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स लिखने स्टार्ट किए और अपने प्लेस किए, पोएम बनाई, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा कि इंडिपेंडेंस चाहिए। इन सब के चलते उनकी राइटिंग के अंदर वो किस चीज़ का जिक्र करते थे? दे रोट अबाउट द मिस्ट्री ऑफ रॉयट्स, द ट्राइमनी ऑफ प्लांटर्स, द हॉरर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। मतलब उन्होंने सारे किस्से लिखे, भाई कितनी मुश्किल है, मुसीबत से रॉयट्स जो फार्मर्स है झेल रहे हैं और कितने मुश्किल है उनको एग्जिस्ट करना। प्लांटर्स कितनी इविल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं फार्मर्स को ट्रैप पे फंसाने के लिए। एंड ऑल्सो दी हॉरर स्टोरीज अबाउट इंडिगो प्लांटर्स की मारपीट करते हैं, रेंट लेते हैं उन्हीं की जमीन का। ओके, सो दीज वर द राइटिंग्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल एट दैट टाइम। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। जिनका रूल चल रहा है और उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है तो वो जो रूल जिनका है वो चुप रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। थॉट कहीं उनका रूल यहाँ डिफिकल्ट ना हो जाए रूल करना इंडिया में। सो व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डिड? दे कॉल्ड अप द आर्मी टू सेटल डाउन ऑल द रेबिलियन। उन्होंने अपनी आर्मी बुला ली और एक्शन लिया ताकि रेबिलियन को खत्म कर सकें। Along with that, another important thing happened here. They set up a new commission called the Indigo Commission. Okay. Now let's discuss the outcome or the result. अभी तक हमने देखा कि एक इंडिगो कमीशन बना दी थी। अब देखते हैं कमीशन ने क्या डिसीजन लिया, क्या रिजल्ट निकाला। So the commission here held that the planters are guilty. भाई सारी गलती किसकी है? प्लांटर्स की। And they criticized them for using the corrosive methods and asking Rhodes for indigo cultivation. तो जो इंडिगो कमीशन बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, उस कमीशन ने क्या डिसीजन दिया? भी सारी गलती किसकी है? कौन है गिल्टी इस चीज में? प्लांटर्स। और उनको बोला उन्होंने जो मेथड्स यूज किए हैं फार्मर्स को प्रेशराइज करने के लिए कि इंडिगो की ही खेती करनी है, वो बहुत गलत मेथड्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कमीशन किसकी है? ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स आर गिविंग द डिसीजन इन फेवर ऑफ इंडियन फार्मर्स। हाउ इज इट पॉसिबल? ये इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले एक मेजर रिवॉल्ट हो चुका था 1857 का, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे फिर से कोई एक बड़ा रिवॉल्ट हो। और यहाँ लोग अगर रिवॉल्ट पे आ जाएंगे तो इनका ट्रेड जो है मेजर वो सब खत्म हो जाएगा, ना पैसे मिलेंगे और ना ही उनको मेजर क्रॉप्स मिलेंगे यहाँ से। देयरफॉर कमीशन ने और क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो फार्मर्स, वो रॉयट्स के लिए फायदेमंद नहीं है, and the indigo cultivation is not profitable for the Rhodes. Therefore, the commission asked to complete the existing contract and told them to refuse the contract in future. उन्होंने बोला, किसको बोला? रॉयट्स को बोला कमीशन ने कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारा चल रहा है, एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर दो। ये जो फसल लगी है एटलीस्ट ये तो हम ब्रिटिशर्स को दे दो तुम। आगे इन फ्यूचर तुम्हारी चॉइस रहेगी कि तुम्हें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना चाहते तो आप मना कर सकते हो। ओके, सो दैट दिस वाज इट फॉर द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ द ब्लू रेबिलियन। बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द पॉइंट। हमने पढ़ा रेबिलियन क्या हुआ, कैसे लोग क्या मारपीट कर रहे थे, रेंट देने को मना कर दिया, इंडिगो उगाने को मना कर दिया, फैक्ट्रीज को अटैक कर रहे थे। फिर हमने देखा कि क्या रीजंस रहे इंडिगो रेवोल्यूशन के, है ना, किस किस रीजंस की वजह से लोगों ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम इन मार्च 1859 टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स। ओके, वो रीजंस किए हमने। फिर हमने देखा आफ्टरमाथ कि रेबिलियन के बाद क्या कुछ हुआ रिजल्ट में, और ऑल्सो बेसिक रिजल्ट क्या रहा, कितना सक्सेसफुल था रेबिलियन, और प्लांटर्स को कैसे छुटकारा पाया लोगों ने प्लांटर्स से। ओके, और इंडिगो की खेती से। अब आगे क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको तो इंडिगो चाहिए। हमने पढ़ा है ना इंडिगो क्यों इतने डिमांड में था। तो ये इंडिगो की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? एक तो इंडिगो के चलते हमें एक डिस्कवरी ऑफ साइंथेटिक डाइज हुई, वर्ल्ड में एक नई साइंथेटिक डाई की डिस्कवरी। उसके चलते अब बंगाल में क्या हो रहा था? बंगाल में तो हमने रिवॉल्ट देखा है, लोग किसी भी हालत में यहाँ इंडिगो नहीं कल्टीवेट करना चाहते। अब ब्रिटिशर्स को तो इंडिगो चाहिए अपने नेशन के लिए, तो क्या होगा? इंडिगो की प्रोडक्शन
कहानी आगे बढ़ेगी, बंगाल से बिहार में चली जाएगी, बिहार में भी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। ये वाला पार्ट आप क्लास 10th में पढ़ोगे। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। बिहार में इन दी रीजन ऑफ चंपारण इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि बंगाल में तो रेबिलियन हो गया था, अब वो बिहार चले जाएंगे। और ये वाली जो स्टोरी ऑफ चंपारण एंड गांधी जी, this will study in higher classes in our 10th class. Okay, so that was it for this chapter, guys. We have completed this chapter and also the blue rebellion. This part is very important, so understand it, learn the events. Okay, now before I end this video, it's time to tone up your brain. You need to comment down all the questions along with your name in the comment section. Number 1 question for the day is, what were the reasons for the outbreak of blue rebellion? Second question, write down the result of the outbreak. Guys, need not to explain it, just write down in the pointer forms. Okay, and lastly, what was blue rebellion? Blue rebellion क्या थे, वो सारे incidents लिखने हैं, okay, in the pointer form. So guys, that's it for today's video, and we are done with our chapter number 3 of history, ruling the countryside. And if you like this video, do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also if you are new to this channel, do not forget to like, share and subscribe to Economics Window by Garima Singh. Also press in the bell icon so that you get the notification every time I post a new video.